अजीज कह रहा था कि वो तलबा के साथ इस्लामाबाद और मरी जा रहा है। अच्छा, कह रहा था वो वहां मरगल्ला होटल में ठहरेंगे। अजीज कह रहा था तुम भी हमारे साथ चलो। क्या? फिर तुमने क्या कहा? राफिया ने कलम एक तरफ रख के काशिफ को कड़ी नजरों से देखा। यही कि अजीज मुझे मरी जाने की दावत दे रहा है। फिर तुमने क्या कहा? बीवियों वाली तमाम करख्तगी उसके लब और लहजे में सिमट आए, मगर दांत होंठों से बाहर निकले पड़ रहे थे, जैसे हंस रही हो। मैं सोच रहा हूं मुफ्त की सैर है, साथ ही TADA भी मिलेगा। चला ही जाऊं? अकेले ही जाओगे? राफिया ने बहुत ही नर्म लहजे में पूछा। और क्या, कॉलेज के बच्चों के साथ जाना है, कौन सी नई बात है? तुमको पता है अकेले ही जाना पड़ता है। काशिफ ने बीवी के चेहरे के बिगड़ते हुए रंग को देखते हुए कहा। ये कोई नई बात नहीं थी। शादी के 7 साल गुजर जाने के बाद भी इसके कहीं बाहर जाने के नाम ही से वो अलिफ हो जाती थी। मगर काशिफ तुम कैसे, यानी कि कैसे जा सकते हो? वो तो जाना ही पड़ेगा। अजीज के रहा था कि क्या अजीज लगा रखा है, फिर इसी से शादी कर लेता था। मेरी क्या जरूरत है? काश ऐसा मुमकिन होता। वो मुस्कुरा। क्या मतलब है काशिफ? क्या तुम हम जिनसी के मर्ज में जता हो? राफिया नहीं, शायद काशिफ मुस्कुरा रहा था और अचानक इसे बात की संजीदगी का एहसास हुआ। तुम राफा, तुम मुझे ऐसा कजेत हो? शौहर हूं तुम्हारा और ये ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में? काशिफ ने संजीदगी से पूछा। माशा, मेरा कोई ख्याल नहीं है। काशिफ, मर्दों के मिजाज का क्या पता, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं संजीदा हूं। राफिया ने तीखी नजरों से देखा और अपने कंप्यूटर पर झक गई। कंप्यूटर जो उसे अपने बच्चों की तरह प्यारा था, सारे कहने से करीब रखता था और दुनिया को समेट के उसकी मुट्ठी में बंद कर देता था। इस वक्त वो अपने एक फ्रांसीसी दोस्त से बातें कर रही थी, जो उसे एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मिला था। बात सुनो राफा, क्या तुम वाकईतन संजीदा हो? किस सिलसिले में? यही जो तुमने अभी कहा था कि मैं कहीं हम जिनसी के मर्ज में मुब्तला तो नहीं हूं। हाँ, और क्या तुम्हारा क्या पत्ता? राफिया शरारत से मुस्कुराई और अपने लैपटॉप पर झक गई। ठीक है राफिया, फिर मैं भी संजीदा हूं। मेरी बात सुनो। छोड़ो बाबा, क्या तुम्हारी बात सुनूं? मैं बहुत ही अहम मौजू पर निकोला से बात कर रही। अच्छा, और मैं जो तुमसे इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूं तो वो तो मेरे नजदीक कुछ भी नहीं। क्या अहम मौजू वही अजीज का रोना होगा? है तो यही बात, और इसी की बात गौर से सुनो। जिस तरह तुम्हारी दोस्त तुम्हें अजीज हैं, वैसे ही मेरे दोस्त मुझे अजीज हैं, और आइंदा तुम अजीज के ताने मुझे नहीं दोगी। मगर काशिफ, मैं तो इसका जिक्र भी नहीं सुना चाहती। बिल्कुल मेरी सौकन बन गया है, मैं अजीज के साथ चला जाऊंगा। अजीज रोम जा रहा है। अजीज मुझे मरी ले जा रहा है। अजीज मुझे हिंदुस्तान जाने के लिए कह रहा है। उसने मुंह टेढ़ा किया। फिर क्या हुआ? कॉलेज का काम है, लड़कों की ट्रिप है, किसी ना किसी को जाना ही है। फिर मैं क्यों नहीं? अजीज ही ट्रिप इंचार्ज है, हमदर्द है, मेरा दोस्त है, मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए ख्याल रखता है, वरना कौन किसको पूछता है। आमनी की आमनी और सिर मुफ्त चलू तुम्हारे लिए। क्या कहा तुमने? चलू? हाँ, मैं चलने को तैयार हूं मुन्ने, और रानी को मैं अम्मा के यहाँ पहुंचा दूंगी। और मैं है, लेकिन राफिया, मैं शमी साथ चलने को तो नहीं कह रहा हूं। फिर क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस। क्यों कुछ नहीं? तुम मेरे बगैर नहीं जाओगे। मगर राफिया, तुम्हारा क्या ताल्लुक? ये लड़कों का कॉलेज है, सिर्फ मर्द उस्ताद ही उनके साथ जा रहे। फिर क्या हुआ काशिफ? तो मुझे अपने साथ ले चलो ना। देखो भट्टी, कोई भी अपने अहल खाना को लेकर नहीं जा रहा है। फिर मैं कैसे के क्या बात है? और मैं तुम्हारी अहलिया हूं, अहल खाना नहीं। मेरा मतलब यही है, तुम तो अल्फाज पकड़ती हो। तुम्हारी मतलब से मुझे कोई गरज नहीं। देखो काशिफ, मैं 5 दिन तक 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली नहीं रह सकती। कीली क्यों आया है? रफीक है, और फिर मैं उम्मी से कह दूंगा, वो आ जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है उम्मी को तकलीफ देने की। मुझे तो इस जिंगुलिस्तान से डर लगता है। राफिया ने उदास होकर काशिफ को देखा। जौहर टाउन की नई नई आबादी थी, धूल, फिर धूप और सन्नाटा। बस यहां से वहां तक सन्नाटा ही सन्नाटा। एटमिक टुइयां मारते दरख्त, यहां शेर नहीं धाड़ते थे। हाँ, जाड़ों की सुनसान रातों में भूले भटके गीदड़ उधर से अलिफादेर आ जाते हैं। यहां डर किस बात का है? क्यों खामखा झगड़ रही हो? क्या मैं झगड़ा कर रही हूं? राफिया ने हैरत से काशिफ को देखा।
सच कहना काशिफ, तुमको मैं अच्छी भी लगती हूँ। कैसी बातें करती हो, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मेरे घर की जीनत हो। बस राफिया ने गौर से इसे देखा और क्या सुनना चाहती हो। काशिफ ने आंखों में आंखें डाल दे। अच्छा काशिफ, ये तो बताओ तो मेरी दिल की जीनत कौन है? दिल की जीनत? वो तो राफिया के ठंडे लहजे ने काशिफ के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बखेर दी। खैर, दिल की रौनक तो राफिया, उसने शरारत से आंखें झपकी। वो तो अजीज ही है। काशिफ खिलखिला के हंस पड़ा। फिर ठीक है काशिफ, अगर ऐसा है तो ऐसा ही कही। राफिया ने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रखा और खामोशी से अंदर चली गई। राफिया के शोर और हंगामा करने की बजाय खामोशी से कमरे के अंदर चले जाने पर काशिफ को बड़ी हैरत हुई। वो तूफान बेगैरती का मुतवक्के था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठंडा ठार था। तबीयत तो ठीक है इसकी, ये इस तरह खामोशी से क्यों चली गई? वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठा, दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ा। राफिया का और उसका जन्म का साथ था। दीवार बीच घर था, करीबी हमसाए थे, साफ सुथरा बेधड़क माहौल था। कभी खिड़की के रास्ते इस पार कभी इस पार, और कभी दीवार को घोड़ा बनाए बैठी दावत नजारा दे रही है। कभी कूद के इस आंगन में कभी इस आंगन में, ना कोई रोकने वाला ना कोई टूकने वाला, और घर के लोग उन सब बातों को मिन जाने बल्ला ही समझते थे। बस बेहयाई नहीं थी। काशिफ को नहीं मालूम था कि वो कब इसके हमसाए में आन बेक्यों के इसने होश संभालते ही उन लोगों को इस घर में देखा था। अम्मा ही बताती रहती थी, ये बाहर वाले हैं, हमारी बरादरी के नहीं हैं, मगर अच्छे लोग हैं, नेक हैं। अपने काम से काम रखने वाले किसी के मामले में रखना अंदाजी नहीं करते, हमें बहुत अजीज हैं, वगैरह वगैरह। और जब कश्यप बार बार हिसाब में फेल होने लगा और बातों ही बातों में राफिया की अम्मा को पता चला, तो उन्होंने अपनी खिदमत पेश कर दी कि वो काशिफ को हिसाब पढ़ा देंगे। हमसाए में होने के बावजूद ये एक दूसरे के घर गुपशुप के लिए नहीं जाते थे। वैसे कोई बंदिश भी नहीं थी, लेकिन सहन दीवार इहाते से आगे सब कुछ दीवार था। काशिफ ने भी कभी करीब से उन्हें नहीं देखा था, फिर भी बेधड़क कुत्ता में उठाए गाब से घर के अंदर था। आंटी हमसाई ने जब उसे पढ़ाना शुरू किया तो उसे हैरत हुई थी, इतनी खूबसूरत आवाज भी किसी की हो सकती है कि हिसाब जैसा इस मजमून इसके कानों में रस खोलने लगे और इतना दिलचस्प हो जाए कि इसके भुस भरे दिमाग में घुस कर जगह बना ले। ये इस आवाज का कमाल है। इसने राफिया के सामने अपने ख्याल का इजहार किया था। नहीं काशिफ, इसमें आवाज का क्या कमाल है, दरअसल हमारी अम्मा पढ़ाती ही बहुत अच्छा है, आखिर उन्होंने मैथ्स में मास्टर्स किया है। हाय, वो बेहोश होते होते बचा। टीवी पर फिल्में देख देख के उसे हैरत से बेहोश होने की आदत सी हो गई थी, और राफा भी बिल्कुल इसी जैसी थी, जिस पर उसके अलावा कोई भी असरअंदाज नहीं होता था। बस वो अम्मा की आशिक, हर वक्त अम्मा की तारीफें करती रहती, हमारी अम्मा ऐसी, हमारी अम्मा वैसी, तुम किया जानो हम कौन हैं। हाँ ठीक है राफा, हमें वाकईतन पता नहीं है कि हम कौन हैं, तुम कौन हो। ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, हम कहाँ से आए हैं, किस जगह पर जाएंगे हम। उफ़ो काशिफ, फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने एक आम सी बात कही है। हमारा मतलब है कि हम यहाँ के यानी इस जगह के रहने वाले नहीं हैं, ये हमको अम्मा ने बड़ी वजाहत से बताया है। हाँ ये तो मुझे भी पता है, हमारी मम्मा भी यही बताती हैं कि तुम लोग हमारी बरादरी के नहीं हो, किसी और जगह के बासी हो, लेकिन बहुत ही अच्छे और साहिब इल्म हो, साहिब अक्ल हो। और हमारी मम्मा बहुत मुतासिर हुई हैं जब मुझ जैसे कंदा ना तराश को हिंद से का इल्म सिखा दिया। अच्छा तुमको मैथ्स आ गई है? राफिया मुस्कुराई। हाँ कुछ ना कुछ आ ही गई है, इस बार इम्तिहान में 100 में से 89 नंबर मिले हैं। पहले तो पच्चर को शुबा हुआ कि हमने किसी की नकल की है, फिर क्या इसी शाबे में उन्होंने सिया मार कर पकड़ा कर बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को हल करने के लिए भेज दिया, और जब हमने आराम से सवाल हल कर दिया तो सर मुझे मान गए और मुझसे दरियाफ्त किया कि मैंने किससे पढ़ा है और कितने पैसे खर्च किए हैं। फिर जी हमने सीना तान के कहा हमारे पड़ोसी साहिब इल्म हैं, इल्म बांटते हैं और हम बगैर पैसे खर्च किए साहिब इल्म बन जाएंगे। अच्छा, और राफा तुमको पता है, हमने इसी दिन सोच लिया था कि इजी इल्म खानदान का नजर हो अपने घर में, यानी इस चार दीवारी से निकाल कर इस घरोंदे में कैद कर देंगे। हाय कैसी बातें करते हो काशिफ, हम तुमको नजर आते हैं। राफा ने आंखें निकाली। वो राफा तो मेरे घर के लोग, मेरा मतलब आंटी, जवाद, फरीहा, नौशीन से है।
तुम इंसाफ से कहना, वो सारे के सारे तुमसे ज्यादा खूबसूरत और सलीके के नहीं हैं। वो तुम्हारी तरह यहाँ पर नहीं बैठते, आंगन में नहीं कूदती। हाँ, ये सच है। फिर ठीक है काशिफ, तुम किसी और के बारे में सोचो। सारी उम्र तुम मेरी सूरत का मवाजना मेरी माँ बहनों से करते रहोगे, और हम ना उन जैसे आज हैं और ना ही कल होंगे। राफिया ने बड़े आराम से शादी से इनकार कर दिया था। इम्तिदाद जमाना से उनके घर की फिजा से अम्मा के वजूद की खुशबू हुआ के साथ उड़ गई। अम्मा मिट्टी का ढेर थी। फरीहा, नौशीन और जवाद दियार गैर में बसते थे और अम्मा उनकी जुदाई राफा के दिल का नासूर बन गई थी। तन्हा डिनडेर घर में रोते रोते एक दिन काशिफ ने दीवार के इस पार ले जाने का इरादा जाहिर कर दिया तो उसे जरा भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि माहौल और वक्त ने जिंदगी के सारे रमूज इसे कब्ल अज वक्त सिखा दिए थे। अम्मा बड़ी होशियार थीं। जमाने के बदलते हुए अंदाज से अम्मा बखूबी वाकिफ थी और अपने हिसाबों से जिंदगी के रास्ते पर चलना सिखा रही थी। यहाँ तक कि पर्दापोशी, पर्दादारी से लेकर पर्दादुरी और बेसतरी का दर्स भी दे डाला था। जब अम्मा पर पहली बार दिल का दौरा पड़ा तो वो यूनिवर्सिटी में थी। इसके पीछे घर में सिर्फ नियाज बीबी रह जाती थी, जिसे अम्मा बहुत पसंद करती थी। वो उनकी कल वक्ती मुलाजमा थी। अम्मा की यारगार, खिदमत गुजार। अम्मा के जिस्म को जब दरवस्ता था वो इसे लेकर अपने खास कमरे में बंद हो जाती। अम्मा की हाय हाय की आवाज कमरे के बाहर भी सुनाई देती। साथ साथ नियाज बीबी की हाँ बीबी, हाँ जी में सदके में वारी भी जारी रहती। वक्त आराम से गुजर रहा था। अम्मा ने अब्बा का कमाया हुआ रुपया बड़ी होशियारी से इन्वेस्ट कर दिया था और उनकी खुशहाली कायम थी। इनके घर कम ही लोग आते जाते थे। अम्मा भी सिर्फ काम से काम रखती थी। मगरूर नहीं थी लेकिन खुददार थी। उनका कौल था, इंसान का ड्रेस और एड्रेस सही होना चाहिए। अच्छे इलाके का फैज होता है कि एक घर को दूसरे घर की खबर नहीं होती और खूबसूरत लिबास बाहैसियत होने का पता देता है। किसी से मिलो किसी से ना मिलो, कोई कुछ नहीं कहता, कहीं कोई नहीं सोचता। अम्मा, हमारी अम्मा तंदुरुस्त और तवाना कागानी सेब जैसे सुर्ख और जर्द चेहरे वाली दिल का दौरा पड़ने के बाद बिल्कुल ही सरसों का फूल हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने यहाँ तक कि सोचने से भी मना कर दिया था। नियाज बीबी तो हमा वक्त उनकी देखने के लिए थी। वो खुद भी अम्मा के अर्द गिर्द मनलाती बहती थी। अम्मा को ज्यादा बोलना भी मना था और वो बोलने में एहतियात भी करती थी। इस दौरान अम्मा ने किसी खफगी का इजहार भी नहीं किया था, मगर एक दिन वो इसके पीछे ही पड़ गई। उन्हें इसका यूनिवर्सिटी नहीं जाना बहुत ही बुरा लगा। लेकिन अम्मा अकेली होंगी तो मैं वहां कैसे चीन से पढ़ सकती हूँ। फजूल गोई मत करो नियाज बीबी, मेरा ख्याल रखने को काफी है। वो ठीक है, हम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब मेरी गैर मौजूदगी में चली फिरेंगी नहीं और अब अंदर वाले कमरे में जाकर मालिश भी नहीं कराएंगी। डॉक्टर ने मना किया है, गलत मसाज से दिल पर खराब असर भी पड़ता है। उफ, वो बिल्कुल नानी अम्मा बनी हुई हो। क्या खराब असर, क्या अच्छा असर। क्या मैं 22 साल दोशीज़ा हूं के हाथ लगा और छोटी मोटी बीबी में एक पुख्ता साल औरत हूं। क्यों नियाज बीबी, क्या ख्याल है? हाँ बीबी, सब कुछ रोज ही होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जरा एहतियात के साथ, है ना बीबी जी? नियाज बीबी मुस्कुराए। हाँ नियाज बीबी, बस एहतियात ही एहतियात है। हाय अम्मा करा है। कुछ नहीं बेटा, बस जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं अम्मा? इसने आहिस्ता से अम्मा के हाथ पर हाथ रख दिया। दरअसल बेटा, यहाँ पर अजीब सी कसक है। उन्होंने पेट पर हाथ फेरा। अम्मा, मैं सहला दूं? इसने पास लेटी अम्मा के पेट पर हाथ फेरा। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो। तुमसे ज्यादा कौन मेरा खिदमत गुजार हो सकता है, मगर तुम पढ़ो, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। नियाज बीबी है ना मेरी खिदमत के लिए। आओ नियाज बीबी। मेरे साथ अम्मा कराकर खड़ी हो गई। ना बीबी ना, डॉक्टर ने आपको दम कदम चलने से भी मना किया है। छोड़ो नियाज बीबी, डॉक्टरों का काम ही है मना करता। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा सारा वजूद दर्द से फटा जा रहा है। तुम्हें तो पता है कि मुझे आधे सर का दर्द भी होता है और इस वक्त तो मैं मरने के करीब हूँ। अगर तुमने मसाज नहीं किया तो मैं यहीं पर ढह जाऊंगी। अम्मा, आप इसी कमरे में लेट जाए, मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं जानम, तुमसे क्या पर्दा है, बस मुझे इस कमरे की आदत है। वो जरा अकेला है ना, आम नजरों से दूर बड़ा मुनासिब है मसाज थ्रेडिंग के लिए।
बाहर का दरवाजा बंद कर दो। नियाज बीबी और राफिया बेटा स्टडी में आराम से पढ़ो, मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए। क्यों बीबी? नियाज बीबी, आहू जी, आहू ठीक है जी, जिस्म ही कोना है, पहाड़ तो नहीं काटना। आधा नहीं तो 1 घंटा लग जाएगा। नियाज बीबी, अम्मा की मॉलिशन बहुत ध्यान से करना, मैं स्टडी में इसीलिए जा रही हूँ कि अम्मा डिस्टर्ब ना हूं, और मसाज करते हुए अपना हाथ भी हल्का ही रखना। जी बीबी। नियाज बीबी अम्मा को आहिस्ता आहिस्ता चलाती हुई बैक रूम की तरफ बढ़ी। अम्मा दूध जैसे ड्रेसिंग गाउन में बिल्कुल फरिश्ता लग रही थी। इसने अम्मा को जाते हुए देखा। अम्मा ने भी पलट के देखा और मुस्कुराए और दीवार की ऊट में हैकर बैकरूम में दाखिल हो गई। एक बैंग के साथ दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो स्टडी में चली गई और बड़ी सादतमंदी से किताब में फर्क हो गए। ये इसके इकोनॉमिक्स एमए का आखिरी साल था। अपनी मेहनत और जहानत और सबसे ज्यादा खुदा के करम से उम्मीद थी कि अव्वल ही आएगी। हमारी मंजिल करीब है। 1 घंटे तक तन मन लगाकर पढ़ने के बाद इसने सर उठा कि घड़ी को देखा। 5 बजने वाले थे। चाय की तलब हो रही थी। वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। इसने चप्पल में पांव डालते हुए दुपट्टा फैला के ओढ़ा। वाकयातन वक्त पानी है कि अपनी रफ्तार से बहता रहता है, किसी का इंतजार नहीं करता। अम्मा भी अपने कमरे में आ गई होंगी। जरा एक नजर डाल लूं, चाय की तलब भी हो रही है। स्टडी का बे आवाज दरवाजा आहिस्ता से खोला। अम्मा के कमरे तक आई। दरवाजा इंतहाई एहतियात से खोला। कमरा खाली था। अम्मा अभी तक अपने खलवत खाने में हैं। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता बैक रूम की तरफ उठ गए। अम्मा के कराने की आवाज आ रही थी। हाय नियाज भी, जोर से दबाओ। ऐसे नहीं, हाय ऐसे। हाँ बीबी, बास बीबी, जैसे तुम कहो। नियाज बी की आवाज कानों में रस घोल रही थी। कैसी प्यारी आवाज है, इसने सोचा। इस आवाज ने इसे और यहाँ सुनाई थी। वो अम्मा की बड़ी चीनी मुलाजमा थी, बल्कि इसकी हैसियत घर के फर्द की सी थी। भरी जवानी में बेवा होकर आई थी। वो इसका बचपन का जमाना था। अब्बा ने अभी अभी रख्त सफर बांधा था। अम्मा 4 कम उम्र बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। तब ये नियाज बीबी ही थी जो अंदर बाहर सबकी जिम्मेदारी संभाले हुए थी, और अब वो अपनी जात में गुमसारा घर संभाले उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। गम गुस्सा हमदर्द उनकी जिंदगी की साथी। वो दबे कदमों दरवाजे के करीब हो गई। उसे पता था इस किवाड़ में एक ऐसा सुराख है जिससे अंदर का सारा मंजर सामने आ जाता है। इसने बारहा, फरीहा और नौशीन को दरवाजे से पर कर सुराख पर आंख रखे देखा था, मगर इसमें तजस नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन आज इस वक्त मामला दूसरा था। अम्मा पर अंजाइना का हमला हुआ था। अब वो अम्मा की जज्बाती तबीयत से बहुत खौफजदा थी। उसे अच्छी तरह पता था कि गम, खुशी, गुस्सा, इन सब का नुक्ताए उरूज अम्मा के लिए जानलेवा था, और अम्मा की जान उसे अपनी जिंदगी की तरह प्यारी थी। सोचते सोचते राफिया ने एक रूम के दरवाजे से आंख लगा दी। कमरे के पर्दे गिरे हुए थे, लेकिन रोशनी जल रही थी। अम्मा का ड्रेसिंग गाउन एक तरफ ढेर था, और नियाज बीबी बड़े जोशो खरूश से अम्मा की मालिश कर रही थी, और अम्मा सीमी बुरा और मुख्तसर जेर जामा में संदल का मुजस्समा लग रही थी। जर्द चेहरे पर सेब की सुर्खी झलक रही थी। अलमा कभी कभी नियाज बी का हाथ उठाकर जिस्म के ऐसे हिस्से पर रख देती कि वो सोचने पर मजबूर हो जाती, भला इस जगह पर दर्द कैसे हो सकता है। वो अम्मा की आशिक अम्मा को देखने में ऐसी महव हुई कि उसे पता ही नहीं चला कि अम्मा ने दरवाजे की चटनी गिरा दी है। वो कांप कर पीछे हट गई। अब शामत आए। वो मुस्कुराए, उसे अपने साथ लिपटा लिया। उनके जिस्म से जैतून के तेल की खुशबू आ रही थी। हमने तुमको स्टडी में भेजा था और तुम सुराख से चुपकी हुई हो। बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी हम नवाला, हम पियाला, तुम हमारे जिस्मो जान का हिस्सा हो। मगर राफिया, इंसान को किसी की प्राइवेट जिंदगी में दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। जी अम्मा, मगर आप तो हमारी माँ हैं, हमारे दरमियान क्या पर्दा है? नहीं मेरी जान, माँ हो आ बेटा, बेटी, हर एक को प्राइवेसी चाहिए होती है। अम्मा, अब ऐसा भी क्या पर्दा है? वो मुस्कुराए। नियाज बीबी की तरह आपकी मालिश तो मैं भी कर सकती हूँ। क्यों नहीं बेटा, मगर नियाज बीबी है ना इस काम के लिए। मैं क्यों नहीं? वो अपने आप से सवाल करती। इसका कितना जी चाहता था कि अम्मा की कुर्बत इसे हासिल हो जाए, मगर नहीं। बहाने से वो रात को सोते हुए अम्मा से लिपट जाती, कमर में हाथ डालती, और अम्मा इसका हाथ बड़े आराम से अलग कर देती, बल्कि उसे अम्मा की बातें भी सुना पड़ती। इस ये गलत बात है,
राफा इस तरह की हरकत मत किया करो, ये तुम्हें क्या हो रहा है? इस तरह तो तुम हमजिनसी का शिकार हो जाओगी। हमजिनसी क्या होती है अम्मा? बसा औकात अम्मा की विलिंदेजी इसकी समझ से बाहर हो जाती। वो भी कुछ होती है, बड़ी होकर समझ जाओगी। अम्मा मैं एमए में पढ़ती हूँ और समझ भी मोटी नहीं है। अब ऐसी बातें क्यों? अच्छी बात है। फिर तो नहीं ये भी पिया होगा कि ये इंतहाई घटिया और गिरी हुई बात है। आप ये सब कुछ मुझे क्यों कह रही हैं? मैं कुछ ऐसी हूँ वो तो मैं अमरीकी नावल पढ़ के जान गई हूँ। ये सब कुछ एक किस्सा कहानी राफा। इस मौजू पर तो उर्दू में इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफला जवाब है। मगर तुम उर्दू कब पढ़ती हो? किस्सा कहानी पढ़ने और जानने के लिए हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता। मगर अम्मा अमरीकी नावल का मुआशरा माअज़ल्लाह उसकी तो कोई हद ही नहीं। इनमें क्या नहीं होता? हाँ बेटा, अब कोई पर्दादारी नहीं है, बस एहतियात की जरूरत है। अम्मा बड़े आराम से नसीहत करती और वो जो राफिया थी एमए की तालिब इल्म 21वीं सदी में दाखिल होती हुई 20वीं सदी की लड़की अपनी अम्मा की हालत से बड़ी अच्छी तरह आगाह थी। इसे अपनी अम्मा पर बहुत तरस आता था। अब्बा उनकी भरी जवानी में रुखसत हो गए और अम्मा ने उन भाई बहनों को सौतेले बाप के दस्तबर्द से बचाए रखा, वरना उनके हसन उनकी दौलत को किस चीज की कमी थी। मगर अम्मा ने मरते दम तक अपनी ममता का भरम बाकी रखा। नौशीन, फरीहा और जवाद दियार गैर में जाकर बस गए। कोई बया कर गया, कोई तालीम के बहाने अम्मा की तवज्जो का मरकज सिर्फ वो रह गई थी। इस सारे जमाने में तीसरा फर्द नियाज बीबी थी, जो बड़ी समझ बोझ के साथ अम्मा और राफिया के साथ रही। अम्मा ने बिल्कुल रिवायती अंदाज में इसे काशिफ के साथ बया दिया और फिर एक रात नियाज बीबी को हार्ट अटैक हुआ और अम्मा की बजाय वो मर गई। उसकी मौत अम्मा को जीते जी मार गई। तन्हाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने रात की तारीकी में इंतहाई खामोशी से अपनी जान आफरे के सुपुर्द कर दी। और अब उसे काशिफ के साथ कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आंगन में दो बच्चे खेल रहे थे। काशिफ उसे मर्दों की तरह चाहता था, लेकिन वो खुद उसकी हरकत, उसकी गुफ्तगू, इसके दूधलेपन से आजिज रहती थी। हमेशा गैर मुतमईन, हमेशा कशफ से उलझती रहती थी। इसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्यों इतनी परेशान रहती है। इसे हमेशा अजीज के साथ इसकी दोस्ती पर एतराज रहता। उलझकर काशिफ पर बरस पड़ती तो जवाब आता कि देखो राफिया बेगम, मर्दों की दोहरी शख्सियत होती है, तो मुझसे क्या मुकाबला करोगी? अपने काम से काम रखा करो, खामखा अपने लिए उलझन मत पैदा करो। वो मरने मारने पर उतर आती। सिर्फ ये इसकी अपनी औलाद से मोहब्बत थी जो काशिफ के साथ वक्त गुजार रही थी, वरना इसे मर्द के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो हर वक्त अंदर ही अंदर हिस्से में संगती रहती। पहले इसे अजीज जहर लगता था, अब काशिफ भी मिट्टी का माधु लगने लगा। ये मर्द है, मर्द ऐसे होते हैं। वो हमेशा कहती कशफ सुनी कर देता, कभी हंस के टाल देता। इसकी जिनसी इसे अपनी तज़हीक लगती, वो अहलने लगती। अगर वो खुद यूरोप या अमेरिका में होती तो उसे अपनी हमजिन्स से शादी करने पर कोई एतराज न होता। ये बात उसने काशिफ के यारगार अजीज के सामने बनते बनते कही थी। अजीज ने बेसाख्ता लाहौल पढ़कर टाल दिया था, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि जो कुछ वो कह रही है इसका मतलब भी यही है। वो इस किस्म की बातें करके काशिफ को सताना चाहती है और बस। अजीज, जो कुछ मैं कह रही हूँ मेरा मतलब भी यही है। वो चलाए, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल वही कुछ कह रही हो जो तुम कहना चाहती हो और करना चाहती हो। मगर राफिया, ये सब कुछ नहीं। हम मशरिक में हैं, मगरिब में नहीं। आराम से अपनी खाल में रहूं। ऐसी बातों से मामला सुलझने नहीं पाएगा, बल्कि मजीद उलझन पैदा होगी। काशिफ को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? क्यों उलझन क्यों पैदा होगी? तुम कशफ को हमसे ज्यादा किया जानते हो। वो भरे, मैं इसकी बीवी हूं और तुम सिर्फ इसके दोस्त हो। फिर भी तुम इसको मुझे से ज्यादा जानते हो। हाँ बिल्कुल, मैं इसका दोस्त, यारगार मिजाज शनास रफीक हूं ना, बस इसीलिए। अच्छा खैर, इसने बेमजा हो के अजीज को देखा। सुनो कशफ, इसने बिल्कुल ठंडे अंदाज में काशिफ को मुखातिब किया, मुझे तुम्हारा साथ बिल्कुल मंजूर नहीं है। बस आज से हमारे रास्ते अलग हैं। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, इन बच्चों की माँ बनकर, औरत बनकर, चाहे तन्हा ही रहूं। तुम जैसे रे शख्सियत के पूरे आदमी का साथ मुझे मंजूर नहीं है।